गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट किया था और उसके लिए आपका आइगन फंक्शन शायद डिस्कस कर रहा था। वन आइगन फंक्शन आपको फाइंड करा दिया था, रिमेनिंग टू आइगन वैल्यूज के लिए आइगन फंक्शंस आपको फाइंड करने के लिए बोला। मैट्रिक्स को एक बार चेक करेंगे, आइगन वैल्यू चेंज ना हो जाए। शायद यही मैट्रिक्स रहा होगा, ये मैट्रिक्स था। 5 1 कैलकुलेट हो गया होगा। 5 2 5 3 आपको फाइंड करने के लिए बोला था। तो आप लोग ट्राई किए होंगे। 5 2 5 3 का नॉर्मलाइज फॉर्म आपको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, जब कंपेयर कर लीजिए आपने फाइंड किया होगा तो ये आपको आइगन फंक्शंस 5 2 5 3 बने होंगे। फर्स्ट के लिए आइगन वैल्यू 1 था, सेकंड के लिए आइगन वैल्यू 0 और थर्ड के लिए आइगन वैल्यू 2। तो दीज कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शंस 5 1 5 2 5 3 नोटेशंस लास्ट लेक्चर में आपको रिप्रेजेंट किए थे, फाइंड करना था। भाई म्यूट कर ले। मैं आपसे मेथड से कैसे फाइंड करना है वो आपको एक मैंने 5 1 डिस्कस कर दिया था। 5 2 5 3 सेम मेथड से आप लोगों ने फाइंड किया होगा, मैच कर रहा होगा। अब इसके लिए कोई भी ऑपरेटर अगर डायगोनल फॉर्म में है, कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनल फॉर्म में है, तो नॉइज हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अभी तो आ रहा है। कितना आवाज? No, it's okay. अभी भी हो रहा है क्या? नो नो सर। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से आप ये डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे। अब आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म को रेफरेंस लेंगे। अब जिस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आपको गिवन था, तो इसका फर्स्ट आइगन वैल्यू का आइगन फंक्शन आपको फाइंड करना है और फर्स्ट आइगन वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो दैट आइगन वैल्यू आप ये चेक करेंगे, जिस आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शन आपको नोट करना होगा, आइगन फंक्शन कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे और कॉलम में आपको एलिमेंट्स जो आप कंपेयर करेंगे, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन फंक्शन का जो फॉर्म होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट नॉन जीरो बनेगा, बाकी एलिमेंट जीरो बन जाएगा। मैं ऑल फॉर्म के लिए नहीं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये डायगोनल फॉर्म के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में है, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में गिवन होगा तो उसकी आइगन फंक्शन, अब जिस आइगन वैल्यू के लिए आप आइगन फंक्शन नोट कर रहे हैं, मैंने वो आर्गुमेंट में रिप्रेजेंट कर दिया, ये आइगन वैल्यू 1 है। अब आप ये चेक करेंगे दैट आइगन वैल्यू डायगोनल के किस एलिमेंट पे है। फर्स्ट डायगोनल, जैसे 3 क्रॉस 3 में 3 एलिमेंट होंगे डायगोनल के, तो डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट पे है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है 1 आइगन वैल्यू डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट पे है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट जीरो। अब जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से जो फाइंड करेंगे, तो दिस वैल्यू में बी 1 -1 आई और माइनस। अब अगर आपको सेकंड आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है, तो सेकंड आइगन वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ था। अब डायगोनल के एलिमेंट्स आप कंपेयर करेंगे, 0 आइगन वैल्यू डायगोनल के सेकंड नंबर पे है, तो दैट एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग 0। अब जो एलिमेंट नॉन जीरो है उसके लिए सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो होने की चॉइस में आप दैट एलिमेंट को 1 -1 आई माइनस आई कोई भी चॉइस ले सकते हैं। 5 थर्ड आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है और थर्ड आइगन वैल्यू 2 है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट 0, ये डायगोनल के थर्ड नंबर पे है आइगन वैल्यू 2, तो दैट एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग 0। और जो नॉन जीरो एलिमेंट की चॉइस लेंगे वो 1 -1 0 सॉरी 1 -1 आई माइनस आई, बीच में से चॉइस ले सकते हैं अगर सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो आपको ये डायरेक्ट नॉट हो जाएंगे। तो जो मैंने ट्रिक बताया है उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करें जिससे कोई मिस्टेक के चांसेस इंक्लूड। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को नॉन जीरो लेना है, जिस आइगन वैल्यू की आप बात के लिए आइगन फंक्शन नोट कर रहे हैं। अब दैट आइगन वैल्यू यहाँ पे किसी भी एलिमेंट पे हो सकता था डायगोनल के, तो डायगोनल का जिस एलिमेंट पे है कॉलम मैट्रिक्स में दैट एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग 0। तो आप यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको 1 एलिमेंट नॉन जीरो की कंडीशन में वो चॉइस हो सकती है 1 -1 आई और माइनस आई। अब मैंने हो सकता है सम स्टूडेंट्स में ट्रिक अप्लाई करते कि आइगन वैल्यू से वो एलिमेंट को रिप्लेस कर दें। आइगन वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे तो ये एलिमेंट मैच कर रहा था, ठीक है, बट मैंने आइगन वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया। आप सेकंड को चेक कर लीजिए, यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 है, मैंने इसको एलिमेंट को 0 नहीं किया है, मैंने नॉन जीरो कंसेप्ट आपको बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, फिर आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से जब चॉइस लेंगे तो 1 -1 आई और माइनस आई चॉइस ले सकते हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपको इस पर्टिकुलर डायगोनल फॉर्म के लिए मैंने डिस्कस कर दिया आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए। अब अगर कोई n डायमेंशनल स्पेस हो,
तो n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए आपको कोई ऑपरेटर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में है, और ये डायगोनल फॉर्म के लिए n क्रॉस n ऑर्डर बनेगा यहाँ पे, और इसकी फर्स्ट आइगन वैल्यू सपोज a1 ले रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। अब ये लास्ट एलिमेंट और मैंने यहाँ पे शो कर दिया। सपोज लास्ट एलिमेंट को आप an ले रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो a1 नोटेशन दिया है, अब उसके लिए आइगन फंक्शन मैंने 5 लिया। अब डायगोनल के फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में n एलिमेंट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो, n एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे कॉलम मैट्रिक्स में, और जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसकी चॉइस 1, -1, i और -i ले सकते हैं। 5 to a2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो, ओनली वन एलिमेंट नॉन जीरो बनेगा डायगोनल फॉर्म के लिए। थर्ड आइगन फंक्शन के लिए यहाँ पे a3 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड आइगन फंक्शन ले रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो। ऐसे ही जब आप फाई एन नोट करेंगे, जो an का आइगन फंक्शन होगा, an आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन बनेगा, nth एलिमेंट नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो। n एलिमेंट्स होंगे बट कोई एक ही एलिमेंट नॉन जीरो बनेगा। किस नंबर का एलिमेंट नॉन जीरो हो वो डिपेंड करेगा कि डायगोनल के किस नंबर पे दैट आइगन वैल्यू है जिसके लिए आपको आइगन फंक्शन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्म सिर्फ डायगोनल में ही आएगा, हो सकता है कि किसी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में किसी एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए कोई फॉर्म यहाँ से कोई एक फॉर्म यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, बट जो ऑल आइगन फंक्शंस हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट नॉन जीरो है वो डायगोनल फॉर्म के लिए बनेंगे। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 3 आइगन फंक्शन से कोई एक तरह के फॉर्म में आ जाए, बट ऑल आइगन फंक्शन सेम इस फॉर्म में नहीं होंगे। कंफर्म जो होगा ये ऑल आइगन फंक्शंस में सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो वो सिर्फ डायगोनल फॉर्म के लिए कंफर्म है। अगर नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है तो इनमें ऑल आइगन फंक्शन इस फॉर्म में नहीं आएंगे, कोई वन आइगन फंक्शन और मोर देन वन आइगन फंक्शन इस फॉर्म में हो सकते हैं, बट ऑल नहीं होंगे। वो आपको कैलकुलेट करके ही बता चलेगा, वो आप डायरेक्ट नोट नहीं कर सकते। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस और यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे नॉर्मलाइज आइगन फंक्शंस ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 3 0 0 0 0 5 0 5। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस फाइंड करना है। तो लास्ट प्रॉब्लम जो आप लास्ट जो एग्जांपल आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे आइगन वैल्यू कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं था, आप डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते थे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज होते हैं, तो ये डायरेक्ट आप नोट कर रहे हैं, बट जब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये आप फॉर्म को चेक करिए, सम एलिमेंट्स नॉन डायगोनल के लिए भी नॉन जीरो है, इट मींस मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे, और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसको डायगोनलाइज करना पड़ेगा। तो ये a माइनस लैम्डा आई, इट मींस इसके डायगोनल से आप लैम्डा को डिफरेंस करें, और मैट्रिक्स जो आपको बनेगा a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट करके आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी से कंडीशन अप्लाई करिए और लैम्डा की वैल्यूज बताइए। 3 5 minus 5 sir, +5 -5 and 3 आपको आइगन वैल्यूज फाइंड हो गई। दीज आइगन वैल्यूज से आपको आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं। अब चाहे तो नंबरिंग आप ये आइगन वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते थे कि फर्स्ट आइगन फंक्शन 5 1 आप -5 को ले लें, ठीक है, फिर आप आइगन वैल्यू 3 के लिए 5 2 ले लें, और 5 के लिए आप 5 3 ले लें। नंबरिंग आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट जो उसके एलिमेंट्स होंगे पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म के लिए वो मैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 1 जो नंबर ले रहा हूँ आइगन वैल्यू 3 के लिए ले रहा हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन 5 1 है। सपोज यहाँ पे नॉन एलिमेंट्स ABC मैंने कंसीडर कर लिए, तो मेथड जैसे आपको फिर से रिपीट करना है। तो A51 इज इक्वल टू लैम्डा 5 1। बहुत जल्दी से ये जो आपको लास्ट लेक्चर में मेथड बताया था ये अप्लाई करिए और आइगन फंक्शन का नॉर्मलाइज फॉर्म फाइंड करिए, तो डिस्कस करते हैं।
फाइव वन फाइंड हो गया होगा। अब मैच करा लेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैट्रिक्स का फॉर्म प्लेस किया 3 0 0 0 0 5 0 5 0। आइगन फंक्शन अननोन, मैट्रिक्स फॉर्म 3 एलिमेंट्स ABC, आइगन वैल्यू 3, आइगन फंक्शन है सेम फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप ये थर्ड रो मल्टीप्लाई करें, अगर इस मैट्रिक्स की थर्ड रो मल्टीप्लाई करें, बीस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, तो थर्ड एलिमेंट आपको फाइंड हो जाएगा। और वो साइड से थर्ड एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे थर्ड रो को पहले मल्टीप्लाई करें, ए में मल्टीप्लाई किया 0, फिर 5B, फिर 0C, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा 5B इज इक्वल टू 3C। और अगर आप सेकंड रो मल्टीप्लाई करें, तो सेकंड रो मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पे सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करना है, दैट इज 5C इज इक्वल टू 3B। अब दीज टू रिलेशन से कोई एक से B वैल्यू या C वैल्यू अनदर रिलेशन में प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे मैं इस रिलेशन में फर्स्ट से 5C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B प्लेस कर रहा हूँ। C इज 5D/3, राइट साइड 3B, तो आपको यहाँ से 25B इज इक्वल टू 9B, 25 ये सेम साइड लाएंगे तो 16B इज इक्वल टू 0 बनेगा। बट आपको यहाँ से अब कंफर्म हो गया कि B श्योरली 0 है। यहाँ से आपको कंफर्म हुआ B 0 है, और कोई भी दीज टू रिलेशन में आप B की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि C भी 0 है। तो B 0 हुआ, C भी आपको 0 बन गया। जब आप फर्स्ट रो को प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और लेफ्ट साइड में फर्स्ट एलिमेंट से एनालॉजी किया तो आपको रिलेशन बनेगा 3A इज इक्वल टू 3A। तो यहाँ से आपको जब किसी मैट्रिक्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो गए, तो ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए। तो A वैल्यू मैथमेटिकली तो 0 हो सकता था, बट क्योंकि B और C 0 हैं, तो इसलिए A की वैल्यू नॉन 0 आएगी। और जब नॉन 0 होगी तो आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म आइगन फंक्शन के लिए बनेगा। बट इसी को जब नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए अब लास्ट लेक्चर में तो आपको मेथड बताया था मैं कि कैसे नॉर्मलाइज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब एक ही एलिमेंट 0 हो, तो इस एक ही चॉइस को नॉर्मलाइज करने के लिए आप इसको 1 -1 i और -i ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको यही कर किया था कि ऐसा नहीं कि नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में ये फॉर्म नहीं बनेगा, बन सकता है। आपको कैलकुलेट करके पता चलेगा, डायरेक्ट आप नोट नहीं कर सकते थे। कैलकुलेट होकर आपको कंफर्म हुआ कि क्या आपको आइगन फंक्शंस में एलिमेंट्स बनेंगे। अब जो रिमेनिंग आइगन वैल्यूज हैं, 5 के लिए मैंने 5 2 लिया है नोटेशन, और +5 के लिए 5 3 नोटेशन लिया है। सिमिलर मेथड से आप 5 2 और 5 3 भी फाइंड कर सकते हैं। तो A ऑपरेटेड ओवर 5 2 इज इक्वल टू -5 5 2। अब मैट्रिक्स फॉर्म प्लेस करेंगे 3 0 0 0 0 5 0 5 0। आइगन फंक्शन 3 एलिमेंट्स अननोन आप एज्यूम करेंगे। आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर आइगन फंक्शन फॉर्म सेम रहेगा। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करने से आपको फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। लेफ्ट साइड में जो बोथ मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन से एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और कॉलम मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट साइड में कॉलम मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। बोथ साइड से फर्स्ट एलिमेंट को एनालॉजी किया तो आपको रिलेशन बनेगा 3A इज इक्वल टू -5A। सो सेम साइड ले गए तो 8A इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि A श्योरली 0 है। A का कोफिशिएंट नॉन 0 है, और राइट साइड 0 होने से A वैल्यू श्योरली 0 आपको पता चलेगा। जब आप सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ से आपको ये 5C सेकंड एलिमेंट बनेगा 5C, और राइट साइड में है -5B। थर्ड रो मल्टीप्लाई किया तो 5B इज इक्वल टू -5C। तो दीज टू रिलेशन से एक सिंगल रिलेशन आपको मिलेगा, B इज इक्वल टू -C। अब आपको B और C की वैल्यूज नहीं पता चली एग्जैक्टली क्या होंगी, बट आपको एक रिलेशन पता चल गया कि B इक्वल्स -C है। अब आपको A वैल्यू श्योरली पता चल गया 0 है, बट B और C के रिलेशंस पता चले। तो दीज एलिमेंट्स की वैल्यू प्लेस करेंगे, B को आप B ले सकते हैं और C को -B ले सकते हैं। तो ये आपको फॉर्म पता चल गया कि क्या पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो B इक्वल्स -C बना। अब आपको उसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का भी आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि आप कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट वैल्यू को 1 करेंगे, और ब्रैकेट वैल्यू 1 करके आप ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कैट वेक्टर दिया हुआ है, इसका ब्रैकेट फाइंड कर लेंगे, और ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो आपको रिलेशन बनेगा 0 + B mod स्क्वायर + B mod स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो अभी तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में ये कैट वेक्टर से ब्रैकेट फाइंड करना बताया, फिर मल्टीप्लाई करके आपको रिलेशन बताया। आपको अगर ये कैट वेक्टर में मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है, कैट वेक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म दिया है, इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइज है कि नहीं, या नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट वे है कि जितने भी एलिमेंट्स आप ले रहे हैं किसी मैट्रिक्स के, सपोज आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स था A1 A2 A3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और इसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, n mod स्क्वायर
1 बाई ये एलिमेंट्स के मॉड स्क्वायर का सम कर दीजिए। ये डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, यही कंडीशन बनेगा, आपको बार बार बड़ा वेक्टर और कैट वेक्टर फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी नॉर्मलाइज करने के लिए। ब्रैकेट आपको ये वैल्यू 1 करके सेम रिजल्ट बनेगा और चेक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव और रियल चॉइस लेना है तो फॉर पॉजिटिव और रियल चॉइस ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ मॉड स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये आप डायरेक्ट अप्लाई करके आप नॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव और रियल चॉइस। बाकी ऑल नॉर्मेशन कांस्टेंट करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फाई 2 के लिए आपको फॉर्म बनेगा, जब आप पॉजिटिव और रियल चॉइस लेंगे तो यहाँ से ए मॉड के टर्म्स में रिजल्ट, बी मॉड के टर्म्स में रिजल्ट बनेगा एन मॉड की वैल्यू, तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 बी मॉड ये पार्ट बनेगा। और यहाँ पे वैल्यूज हैं 0 बी माइनस बी, और बी मैग्नीट्यूड से जब इसको डिवाइड करेंगे, अगर बी को आप रियल ले रहे होते तो बी और माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस बनता, प्लस बनने से ये बी कैंसिल आउट हो जाता, अब आपको रिजल्ट बनता 1 बाई रूट 2 0 1 और माइनस 1। बट अगर आप बी को प्योरली इमेजिनरी ले रहे होते, आई ले सकते थे, तो ये रिजल्ट बन जाता 1 बाई रूट 2 0 आई और माइनस आई, बट वो इस पर्टिकुलर फॉर्म पे डिपेंडेंट बनता है। इंडिपेंडेंट फॉर्म को यही बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यू नॉन डिजनरेट है। तो ये तो मैं आपको फिर से आपको ये जो पार्ट आपको मैंने हिंट किए हैं वो रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो पार्ट है ये डायरेक्ट भी चॉइस ले सकते थे, ये जो आपको मैंने हिंट किया कि ऐसे आपको फाइंड करना है, ये डायरेक्ट आप जैसे ही आपको इस स्टेप पे ये फंक्शन फॉर्म पता चला, ये पार्ट पता चला, आप इसको b को 1 ले लीजिए, और b को 1 लिया तो ये -1 बन जाएगा, और इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं इस पार्ट से जो भी आपको यहाँ पे हिंट किया है ये पार्ट पे। तो चाहे जैसे आप स्टेप्स जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये हैबिट में लाएंगे, तो बार बार जो आपको यहाँ पे अननेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। तो फाई 2 का नॉर्मलाइज फॉर्म हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया 1 बाई रूट 2 0, इसको कोई b को -1 ले सकते थे, तब c +1 हो जाएगा। आपको ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए, ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए था। तो ये b को अगर प्लस ले रहे हैं तो c माइनस होगा, और c को प्लस ले रहे हैं तो b माइनस होगा। तो ये आपको नॉर्मलाइज फॉर्म आइगन वैल्यू -5 के लिए बता देगा, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन का। अब आपको फाई 3 फाइंड करना है +5 के लिए। देखो ये स्टेप आप रिपीट करेंगे, ओनली ये आइगन वैल्यू का साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने से ये वैल्यू फिर से 0 बनेगा, और ये रिलेशन बन जाएगा b + c जब आप ये रिपीट करेंगे। अगर आप a फाई 3 इज इक्वल टू +5 फाई 3 ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे तो a वैल्यू 0 बनेगा, और अब की बार रिलेशन बनेगा b = c। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट में सिर्फ साइन का चेंज था, तो रिलेशन b और c के रिलेशन में एक माइनर चेंज आएगा, फिर सेम साइन में मिलेंगे, और सेम साइन में मिलेंगे तो आपको फाई 3 फॉर्म नोन हो गया। जो आप a b c ले रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड को b ले रहे हैं तो थर्ड भी b आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने आपको ये हिंट किया कि b को 1 ले लीजिए, जब b को 1 लिया तो c भी 1 हो गया, और इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं इस पार्ट से। यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ मॉड स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो आप ये चेक कर सकते हैं 0 + 1 + 1 दैट इज 1 बाई रूट 2। एग्जाम के टाइम पे किसी मैट्रिक्स के आइगन फंक्शंस अगर आपको कहीं रिक्वायर्ड हो रहे हैं तो आप लाइक दिस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो 3 आइगन फंक्शंस आपको फाइंड हो। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, जब रिपीट होंगी तो जो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है वो डिजनरेट आइगन वैल्यू होगा, और डिजनरेट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फोल्ड ऑफ डिजनरेसी बताया था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस का नंबर फोल्ड ऑफ डिजनरेसी बताता है। जैसे 3x3 के मैट्रिक्स में 1 आइगन वैल्यू डिफरेंट है और 2 आइगन वैल्यू सेम आए, तो जो सेम आइगन वैल्यू है 2 फोल्ड डिजनरेट बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 3x3 के मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रही हो, सेम आइगन वैल्यू आ रही हो 2 2 2 3 टाइम्स आ जा रहा है, तो दैट आइगन वैल्यू 3 फोल्ड डिजनरेट हो जाएगा, बट वहाँ पे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन बनेंगे सेम आइगन वैल्यू के। तो फिर से आप वहाँ पे जब सिमिलर मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक स्टेप और आपको चेक करना है कि जब आप ये रिजल्ट्स फाइंड करते हैं तो ऑर्थोगोनलिटी भी शो होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चेक करने की कंडीशन पहले बताया है कि जब सीरीज लेंगे वहाँ पे वो 0 पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो जो पहले पॉइंट्स बताए हैं वो अब यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो ये कहीं प्रॉब्लम के इंटरमीडिएट पार्ट बन सकते हैं। सम टाइम आपको आइगन फंक्शन गिवन हो सकते हैं, जब गिवन नहीं होंगे मैट्रिक्स फॉर्म ओनली गिवन होगा किसी ऑब्जर्वेबल के रिगार्डिंग, तब आपको ये फाइंड करने पड़ेंगे, और जो कैसे फाइंड करने वो आपको हिंट कर दी। जब ये रिक्वायर्ड होंगे तो ये मेथड आप से भूलेंगे नहीं, दैट टाइम पे आपको खुद से फाइंड करना है। कल नहीं होंगे। कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये पोस्टुलेट्स जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे, वो पोस्टुलेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन पे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, और आगे जो भी सिलेबस होगा उन पोस्टुलेट से कोई भी पार्ट कभी भी यूज हो सकता है।
व्हाई वी नीड पोस्टुलेट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्या पोस्टुलेट्स हैं, इनकी नीड क्या है, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, बट इनकी नीड क्या है वो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी करना है, जब स्टडी करेंगे तो उसके स्टडी करने से पहले आपके सिस्टम के रिगार्डिंग, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के रिगार्डिंग ऑब्जर्वर के माइंड में वेरियस क्वेश्चंस अराइज होंगे लाइक दिस कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अब अगर स्टेट नोन हो जाए तो आप किसी सिस्टम से इंफॉर्मेशन फाइंड करना है, उससे रिगार्डिंग सिस्टम की कोई आपको क्वांटिटी मेजर करनी है, प्रॉपर्टी मेजर करनी है, ऑब्जर्वेबल मेजर करना है, तो किसी ऑब्जर्वेबल को आप कैसे स्टेट से मेजर करेंगे, फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेबल का एक्शन उस स्टेट पे पता होना चाहिए, और एक्शन के लिए आप ऑपरेटर डिफाइन करेंगे कि किसी ऑब्जर्वेबल के रिगार्डिंग कैसे आप उसको ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेट है और ऑब्जर्वेबल को मेजर करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर को आप उस स्टेट को ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके रिजल्ट क्या बनेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि एक्शन से स्टेट में चेंज होगा या नहीं होगा, कोई रिजल्ट हमें फाइंड होगा तो रिजल्ट किससे मैच करेगा। तो 3 क्वेश्चंस आपको फाइंड हुए कि स्टेट क्या है, ऑब्जर्वेबल को ऑपरेटर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उस ऑपरेटर का उस स्टेट पे एक्शन क्या है और कैसे रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा ऑपरेट करने के बाद। अब जो रिजल्ट फाइंड हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होगा कि वो कितने टाइम्स मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने सपोज सेम एक्शन सेम स्टेट पे 10 टाइम्स किया, आउट ऑफ 10 टाइम्स वो रिजल्ट 10 के 10 टाइम्स मिलेगा, आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 3 टाइम्स मिलेगा, 5 टाइम्स मिलेगा, 4 टाइम्स मिलेगा, वो कितने टाइम्स मिलेगा, 100 में से कितने टाइम्स मिलेगा, तो वो बताएगा आपको प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ये सब जो आपको अभी मैंने 4 क्वेश्चन थिंक किए वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए थे, जिस टाइम पे आपने थिंक किया उस टाइम पे मेजरमेंट आप कर रहे हैं। बट आपके माइंड में क्वेश्चन और हो सकता है कि अगर सिस्टम मोशन कर रहा है तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे जो रिजल्ट फाइंड किए वो नेक्स्ट टाइम पे सेम भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। तो कैसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज और सिस्टम की जो स्टेट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगी, तो वेरियस क्वेश्चंस अराइज होंगे ऑब्जर्वर के माइंड में, उन क्वेश्चंस का आंसर पोस्टुलेट से होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर के माइंड में जो क्वेश्चंस अराइज हुए उनका जो आंसर होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट से होगा। स्तुति कुछ पूछना है क्या? देखो सब कैंडिडेट अभी भी बीच बीच में अनम्यूट हो जा रहे हैं, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए फर्स्ट पोस्टुलेट है, ईच पोस्टुलेट का नेम है, और फर्स्ट पोस्टुलेट का नेम है स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये पोस्टुलेट आपको सिस्टम की स्टेट का आइडिया देगा। इस पोस्टुलेट से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट द स्टेट of a quantum mechanical system is represented by cat vector in Hilbert space। और आपको श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में ये फंक्शन से बताया था, ये कैट वेक्टर और यहाँ पे स्केलर फंक्शन। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है, दोनों डिफरेंट पार्ट के लिए दोनों पार्ट करेक्ट है। हिल्बर्ट में वेक्टर नोटेशन है और श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में स्केलर फंक्शन है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और स्केलर फंक्शन साई इन श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन। ये कोई न्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टार्टिंग में वेव फंक्शन का डेफिनेशन और फिजिकल एक्सेप्टेबल फंक्शन कंडीशन को आपको श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में बताई है फंक्शनाइजिंग करके। That contains all valuable information। स्टेटमेंट पहले भी आपको नोट होगा ड्राग नोटेशन के लिए भी और श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन के लिए भी, जस्ट आपको ये एक साथ फिर से नोट करना है। तो स्टेट आपको पता चल गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे वो फंक्शन नोटेशन में हो चाहे ड्राग नोटेशन में। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट का सुपरपोजिशन आपको करना पड़ेगा, और जब भी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट का कांसेप्ट आएगा, ये स्टार्टिंग में डी ब्रॉगली कांसेप्ट को ही आपको मैंने हिंट किया था। ये रिकॉल करेंगे कि जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रॉगली कांसेप्ट आया तो वेव के रिगार्डिंग वेरियस पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको कंफर्म होने चाहिए, उनसे इन्फॉर्मेशन फाइंड करना आना चाहिए। तो रिकॉल करिए आपने सुपरपोजिशन थ्योरम जहाँ पे भी वेव नेचर लिया होगा, ठीक है, वहाँ पे यूज किया होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आप सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स के लिए पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पढ़े होंगे। तो सुपरपोजिशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मैं थोड़ा एक पार्ट आपको यहाँ पे पहले हिंट कर रहा हूँ। जैसे आपको ये अगर जो आपको मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ जिसको रियल एग्जाम्पल से, जब आपको नेक्स्ट लेक्चर का शेड्यूल आ जाता है तो आपको कंफर्म होता है कि एग्जैक्टली क्या लेक्चर कल किस टॉपिक पे लेक्चर होगा, तो वो सिंगल स्टेट का कंसेप्ट है। अब अगर शेड्यूल नहीं आता है तो आप लोगों में से
सम कैंडिडेट्स थिंक कर रहे होंगे कि पता नहीं कल किसका लेक्चर होगा, कितने बजे होगा। तो जब ऑब्जर्वेशन से पहले मोर देन वन पार्ट की पॉसिबिलिटी हो, जैसे अभी आपके सपोज 3-4 टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और शेड्यूल में आपको कंफर्म होता है कि कितने बजे किसका लेक्चर होगा। अगर आप ये थिंक करें अभी कि कल मॉर्निंग में 8 AM पे किस टॉपिक का लेक्चर होगा, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्वांटम मैकेनिक्स का हो सकता है, मैथमेटिकल फिजिक्स का हो सकता है, सॉलिड स्टेट चल रही होगी, सॉलिड स्टेट का हो सकता है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। इट मींस सेम टाइम पे लेक्चर होने की अभी हम जो थिंक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, एग्जैक्टली क्या होगा वो भी नहीं देख रहे, हम पहले थिंक कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आएंगी तब हम श्योरिटी पे नहीं जा रहे हैं, 100% नहीं है, तो उस केस में सुपरपोजिशन होता है। आप रिकॉल करिए, अगर एक से ज्यादा वेव हैं और इस पॉइंट पे उनका कंबाइंड इफेक्ट चेक करना है, तो आप ये भी थिंक कर सकते थे कि ये वेव का कंडीशन यहाँ पे है, फिर अनदर वेव का कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, फिर इंडिविजुअल का कंडीशन निकाल के आप उसमें अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर लेते हैं। तो जब इस पॉइंट पे आपको भी ये नहीं पता था कि किसका इफेक्ट है, तो आपने एक बार y1 का मान लिया, y2 y3 y4 सबको एब्सेंट कर लिया, फिर आपने थिंक किया कि y2 का इफेक्ट है, ठीक है, फिर y1 और बाकी पार्ट को एब्सेंट कर लिया, तो फिर यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट आप फाइंड कर लेते हैं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े होंगे, फोर्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े होंगे, पोटेंशियल के लिए भी हो सकता है सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हो, बट पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में, टीएमटी में करेक्ट वर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, बट यहाँ पे पॉपुलर वर्ड हो गया पोटेंशियल, बट दैट मींस पोटेंशियल ना हो के वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है भी, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो सकता है W से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक्चुअल में पोटेंशियल तो सुपरपोजिशन थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं करती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं करती। रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिपेंडेंसी वाले टर्म्स सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, क्वाड्रेटिक और हायर डिपेंडेंसीज, हायर पावर डिपेंडेंसीज के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं है। तो ये पॉइंट्स को थोड़ा रिकॉल करेंगे, कब रिक्वायर्ड होता है, क्यों हम आपको यूज करते हैं। और एक और एग्जांपल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप मोर देन वन इवेंट्स को जब एक ही टाइम पे आप चेक करते हैं, तो इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सम टाइम प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करते हैं और सम टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर एक सिंगल कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चलेगा कि उस कॉइन में हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, बट ऑब्जर्वेशन से पहले सिंगल कॉइन के लिए हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। टॉस करने से पहले बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं, और जब 2 पॉसिबल स्टेट्स होंगी तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो स्टेट बनाएंगे, एक हेड के लिए और एक टेल के लिए, मैंने यहाँ पे स्टेट नोटेशंस ले लिए और डीज को आप सुपर इम्पोज करेंगे। ये पार्ट रीजन भी पता होना चाहिए कि हम लाइक क्यों नोट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम वेव का पार्ट ले रहे थे, तो वहाँ पे ये आप चेक करिए, ये इंडिविजुअल पार्ट के लिए डिस्क्रीट नोटेशन में सुपरपोजिशन है, सम कर रहे हैं। कंटीन्यूअस पार्ट को सुपरपोजिशन में आप इंटीग्रल करते थे, और डिस्क्रीट बेसिस में सुपरपोजिशन को आप सम करेंगे। आप रिकॉल करिए, जब सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टॉस करने के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हेड अप हो सकता है या टेल अप हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम आप जब उसको चेक करेंगे, तो जिस टाइम पे हेड आएगा सिंगल कॉइन के लिए, टेल अप नहीं होगा। इट मींस फॉर ए सिंगल कॉइन हेड एंड टेल दीज स्टेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो एक ही एक टाइम पे मिलेगा। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स के लिए सेम टाइम पे आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। उनका जो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म होगा प्रोबेबिलिटी पार्ट के लिए कि एक ही टाइम पे दोनों आ जाएं, वो 0 आता है। तो 0 होगा, तो यहाँ पे जब ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे, ये 0 बनेगा। जब 0 बनेगा तो इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया और उसको ऐड करते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई। अगर वहाँ पे मिक्स केस आ रहा होगा तो उस पार्ट में मल्टीप्लाई और वहाँ पे ऐड करके या डिफरेंस करके फाइंड कर लेते हैं। तो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी एडिटिव लाना होता है। और जब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको लेक्चर का कि नेक्स्ट डे 8 AM पे किस टॉपिक का लेक्चर होगा, तो अब ये थिंक करिए, होगा तो कोई एक ही टॉपिक का लेक्चर, बट ये आपको कंफर्म होगा जब शेड्यूल आ जाएगा या जब लेक्चर हो रहा होगा। बट ऑब्जर्वेशन से पहले या शेड्यूल आने से पहले आपके माइंड में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि इस टॉपिक का हो सकता है, इस टॉपिक का हो सकता है, इस टॉपिक का हो सकता है। तो जो टॉपिक से कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एक कंबाइंड स्टेट्स बनाएंगे तो उसको हम सुपरपोजिशन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी स्टेट ऑफ द सिस्टम में एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं, जिस फॉर्म में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा स्टेट का कंडीशन यहाँ पे आएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। बट ये सुपरपोजिशन थ्योरम अब स्टेट के लिए लिख रहे हैं। आप लोग सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिफरेंट पार्ट में पढ़े थे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए, फोर्स के लिए, ये तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं है, यहाँ पे स्टेट के लिए लिखना है। इफ कैट ऑफ phi1 कैट ऑफ phi2, ये पहले मैं ड्राग नोटेशन वाले स्टेप के लिए स्टेटमेंट नोट करा रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम का। कैट ऑफ phi3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने कंडीशंस वहाँ पे आप इंक्लूड करें। इफ कैट ऑफ phi1 phi2 phi3 phi4, और एक मैंने एक कोई इंटरमीडिएट टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया
समेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंड करेगा कितने एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। कैट वेक्टर्स हैं। रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ये इंडिविजुअली किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। When any linear superposition of these cat vectors, और उनको स्टेट वेक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं जब स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। will also represent the state of that quantum mechanical system। ये स्टेट के रिगार्डिंग सुपरपोजिशन थ्योरम है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब मिलेगा तो कोई एक ही स्टेट, बट ऑब्जर्वेशन से पहले डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हैं सिस्टम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को, तो यहाँ पे आपको लीनियर सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी स्टेट वेक्टर्स हैं उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग आप स्केलर्स मल्टीप्लाई कराएंगे, कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड करेंगे सुपरपोजिशन। तो इसका सुपरपोजिशन भी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा सेम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अब इसको सीरीज फॉर्म में नोट कर सकते हैं, समेशन ओवर आई सी आई फाई आई कैट वेक्टर। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है। बट अभी मैंने कैट वेक्टर में आपको नोट कराया। सिमिलर स्टेटमेंट आप फंक्शन पार्ट के लिए भी नोट कर सकते हैं। इफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड functions psi 1 psi 2, यहाँ सॉरी सेम नोटेशन ले लीजिए, phi 1 phi 2, phi 1 phi 2 जो डार्क नोटेशन में phi लिया है यहाँ पे भी फिर से उसको मैं phi ले रहा हूँ, phi 2 phi 3 phi 4। इसी को इंटरमीडिएट टर्म रिप्रेजेंट कर देंगे, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा कितने फंक्शंस होंगे। इफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi I रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ, ये भी नोट कर सकते थे, आई आर स्टेट फंक्शंस ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। जब ये स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो दीस फंक्शंस आर नोन एज स्टेट फंक्शंस, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। और ये वर्ड भी यूज कर सकते थे यार, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। सम बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एंड एनी लीनियर सुपरपोजिशन of these state function will also represent the state of that quantum mechanical system। सेम सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब फंक्शन पार्ट होगा तो फंक्शन अब पोजीशन स्पेस में ले रहे हैं तो पोजीशन स्पेस के ही किसी अनदर फंक्शन के इक्वल बन रहा होगा। अब यहाँ पे जितने फंक्शंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स आप मल्टीप्लाई कराएंगे, फंक्शंस पार्ट को सम करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चाहे ड्राफ्ट नोटेशन में आपको सुपरपोजिशन पार्ट दिया हो या आपको फंक्शन पार्ट में सुपरपोजिशन पार्ट दिया हो, सिमिलर वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन साई के लिए आप नोट कर सकते हैं, समेशन ओवर आई सी आई फाई आई फंक्शन ऑफ आर। दिस रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। दीस टू पार्ट, ये फंक्शन नोटेशन के लिए, एक ड्राफ्ट नोटेशन में कैट वेक्टर्स के लिए। तो जो स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम और स्टेट ऑफ सिस्टम का जो पॉस्टुलेट आपको नेम बताया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये पॉस्टुलेट से आपको सिस्टम की स्टेट सिंगल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करना है, टू वहीं तो रिजल्टेंट स्टेट सुपरपोजिशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट पॉस्टुलेट आपको नहीं करना है। आगे जो पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे उनमें सम स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्टेप पहले ही यहाँ पे इस सुपरपोजिशन पार्ट से चेक कर ले रहे हैं। पॉस्टुलेट तो कंप्लीट हो गया, बट इसके आगे सम स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो चेक कर ले रहे हैं। अगर आपको ये कैट ऑफ साई दिया है, समेशन ओवर आई सी आई फाई आई, ये ड्राफ्ट नोटेशन में, और इसी के इक्विवेलेंट मैं साथ के साथ फंक्शन पार्ट के लिए भी आपको
दोनों में लास्ट रिजल्ट हो सकता है आप कंपेयर करें तो सम रिजल्ट्स मैच करेंगे, सम रिजल्ट में मॉडिफिकेशन, क्या चेंजेस होंगे क्या सेम रहेंगे वो कंपेयर करेंगे। आपको जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोफिशिएंट चाहिए, समेशन को आप C1 phi 1 प्लस C2 phi 2 प्लस C3 phi 3, तो इंटरमीडिएट टर्म Ci phi i इनफाइनाइट सीरीज है। सपोज आपको कोफिशिएंट चाहिए Ci, स्टेटमेंट में वर्ड था, आप दोनों बोथ स्टेटमेंट को फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड, म्यूचुअल वर्ड और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ से आपको ये नोटेशन के ब्रैकेट का आइडिया है कि phi i phi j ब्रैकेट इज क्रॉनिकल डेल्टा i j, सेम के लिए ब्रैकेट 1 और डिफरेंट के लिए 0, ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन आपको बताया। ऐसे ही आपको इस पार्ट में पता है कि इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस phi i स्टार फंक्शन ऑफ r पढ़ ले रहे थे, phi j फंक्शन ऑफ r d tau, दिस इज आल्सो क्रॉनिकल डेल्टा i j, ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन आपको पहले नोट कराया है। सेम के लिए ये इंटीग्रल 1 और डिफरेंट के लिए 0, ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन का ग्रुप होता है, वो आपको नोट डिस्कस किया हुआ है, मीनिंग भी आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक करें, अगर आपको ये Ci कोफिशिएंट निकालना है तो इस जो एग्जैक्ट मेथड है यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप इसमें लास्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो जिस स्टेट का कोफिशिएंट चाहिए उस स्टेट के यहाँ पे कैट वेक्टर का ये पार्ट था Ci फाइंड करना था, उस कैट वेक्टर के हर्मिशियन एडजॉइंट स्टेट में ब्रा वेक्टर से इस रिजल्ट में प्री मल्टीप्लाई कर बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया phi i ब्रा वेक्टर से, ये कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म बनेगा C1 phi i phi 1, सेकंड C2 phi i phi 2, ऐसे आप रिमेनिंग टर्म्स नोट कर सकते हैं। एक ब्रैकेट बनेगा phi i ब्रैकेट, तो आप चेक करें जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन, तो phi i ब्रैकेट तो ये हो गया 1, ये टर्म 1 हो गया, और जो रिमेनिंग ब्रैकेट्स हैं वो सारे 0 हो गए, i 1 के इक्वल नहीं है, i 2 के इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये सारे ब्रैकेट 0 हो गए। तो लेफ्ट साइड में जो phi i साइड ब्रैकेट है, राइट साइड में सिर्फ एक ही ब्रैकेट नॉन जीरो कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको Ci वैल्यू कंफर्म हो गया, दिस टर्म रिप्रेजेंट ब्रैकेट phi i विद साइड। अब इसी का या तो एनालॉजी करके आप ये इंटीग्रल फॉर्म नोट कर लें या जैसे स्टेप्स रिपीट कर लें। यहाँ पे साई को आप सीरीज में नोट कर रहे थे फंक्शन पार्ट के लिए, C1 phi 1 C2 phi 2 C3 phi 3, तो इंटरमीडिएट टर्म नोट किया Ci phi i, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो फिर से हमें Ci कोफिशिएंट चाहिए, तो Ci फाइंड करने के लिए जो phi i है इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑल स्पेस लिमिट इंक्लूड करते हुए आप इंटीग्रेट करेंगे। बोथ साइड आप phi i स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑल स्पेस पे इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे ही आप ये इंटीग्रेशंस नोट करेंगे phi i स्टार, मैं सम टर्म्स नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट ऑल स्पेस लिमिट है C2 इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस phi i स्टार phi 2 d tau, Ci इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस phi i स्टार phi i d tau। अब ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट तो 1 हो गया और रिमेनिंग ब्रैकेट्स राइट साइड में 0 हो गए, तो ओनली सिंगल टर्म कंट्रीब्यूट करेगा। जब ये 1 हो गया तो Ci वैल्यू इस पार्ट से आपको कंफर्म हो गया, तो ये मैंने कैलकुलेट करा दिया आपको फंक्शन पार्ट से। बट अगर यही टर्म आप डार्क नोटेशन में जो ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं और श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में किस ब्रैकेट की इक्विवेलेंट है उससे आप एनालॉजी करें तो डायरेक्ट भी आप नोट कर सकते थे। आप चेक करें ये टर्म जो डायरेक्ट है आप उसका डैगर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन है आपको कंफर्म हो गया, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप नोट कर सकते थे। सेकंड एसएच और इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, तो अगर ये आपको पता है तो ये आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट आपको यहाँ पे सेपरेटली करा जाएगा। अब आपको यहाँ पे साई ब्रैकेट अगर साई नॉर्मलाइज है तो क्या कंडीशन बनेगा, इफ cat of psi is normalized to unity, या समटाइम आपको चेक करना होगा कि नॉर्मलाइज है कि नहीं। तो नॉर्मलाइज होने के लिए साई ब्रैकेट 1 होना चाहिए, साई ब्रैकेट 1 होना चाहिए तभी नॉर्मलाइज होगा। अब यहाँ पे ये कैट वेक्टर पता है, आप ब्रा वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, चाहे सीरीज से फाइंड कर लें चाहे जो समीशन फॉर्म में लिखा है उससे नोट करेंगे। बट एक पार्ट करेक्ट स्टेप फॉलो करने के लिए हो सकता है कि जो आप यहाँ पे एक मिस्टेक करें वो यहाँ पे तो एलिमिनेट हो जाए, बट आगे कहीं कंट्रीब्यूट करें, तो मैं राइट अप्रोच क्या है वो आपको हिंट कर रहा हूँ। कैट ऑफ साई दिया है और ब्रा वेक्टर ऑफ साई फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे जनरली जो कैट ऑफ साई में इंडिसेस दिए हैं, जब नेक्स्ट टाइम कभी आपको ब्रा वेक्टर फाइंड करना हो इस सीरीज के इंडिसेस को चेंज कर दीजिए, सेम इंडिसेस नहीं लेंगे। जैसे आई नोटेशन है तो आपको जे नोटेशन आपको यूज करना है, क्योंकि आप सेम नोटेशन यूज करेंगे तो सम स्टेप सम एलिमेंट्स यहाँ से छूट सकते हैं आगे। यहाँ पे तो वो 0 हो जाएंगे इसलिए आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप ये करेक्ट फॉलो कर पाएंगे। तो जनरली इंडिसेस को चेंज करें। अब जो स्केलर है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और जो कैट वेक्टर है उसका ब्रा वेक्टर नोट करें, तो फॉर्म बनेगा CJ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रा वेक्टर ऑफ 5।
अब इस ब्रैकेट कंडीशन में प्लेस करें, जब समेशन टर्म को आउटर में नोट करेंगे तो समेशन ओवर आई, समेशन ओवर जे, ये जो कोफिशिएंट नोटेशंस थे सी आई सी जे स्टार, इनमें ऑर्डर चेंज कर सकते थे, सी जे स्टार सी आई नोट कर सकते थे इसको समेशन ओवर जे समेशन ओवर आई भी नोट कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑर्डर अपनी चॉइस से चेंज नहीं करेंगे। ये पहले ब्रैकेट ऑफ फाई जे है फिर फाई आई है। ये राइट साइड अगर साई नॉर्मलाइज्ड यूनिट है तो ये ब्रैकेट वैल्यू 1 होनी चाहिए। इस ब्रैकेट से ये कंडीशन को नोट किया है। अब ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन आपको यहाँ पे बताया, समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे सी आई सी जे स्टार, इसको आप नोट करेंगे क्रॉनिकल डेल्टा जे आई या क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, राइट साइड 1 है। अब दीज टू समेशन से कोई एक समेशन वैल्यू जब आप ओपन करेंगे तो एक ही टर्म कंट्रीब्यूट करेगा इस क्रॉनिकल डेल्टा से, बाकी कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएंगे। व्हेन आई इक्वल टू जे दिस क्रॉनिकल डेल्टा इज 1 अदरवाइज 0, तो एक पर्टिकुलर समेशन से कोई सिंगल टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे और वो टर्म होगा आई इक्वल टू जे, और जैसे ही आपने आई इक्वल टू जे किया देन दिस कंडीशन टेक्स द फॉर्म समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर। तो जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन था साई साई ब्रैकेट 1, वो आप डायरेक्ट अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो आपको ड्राफ्ट नोटेशन के टाइम पे मैंने ये हिंट भी किया था कि कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर को सम करके चेक कर लीजिए क्या वैल्यू आएगा ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट वैल्यू आपको इस फॉर्म में बताएंगे। तो आगे आपको कहीं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक करना हो या नॉर्मलाइज करना हो तो ये ब्रैकेट वैल्यू को साई साई ब्रैकेट जो आपको यहाँ पे मैंने फाइंड कराया है समेशन ओवर आई सी आई मॉड स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। और ये ब्रैकेट वैल्यू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में 1, ये ब्रैकेट इसके इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो आपको मैथमेटिकली डिस्कस कर दिया। अगर साई नॉर्मलाइज है तो ये 1 होना चाहिए। इट मींस ये सुपरपोजिशन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम यूनिटी होना चाहिए। सिंपल स्क्वायर नहीं है, मॉड स्क्वायर है। तो ये ड्राफ्ट नोटेशन से कैसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको कंफर्म हुआ वो आपको डिस्कस कर दिया। सिमिलर अप्रोच से आप ये फंक्शन पार्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। साई आई दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे, राइट अप्रोच क्या है कि जो समेशन में अगर आपको कोई रिजल्ट दिया है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या डैगर फाइंड करना हो तो जनरली ये इंडिसेस समेशन इंडिसेस चेंज कर दीजिए। अगर साई नॉर्मलाइज्ड तो यूनिटी है तो इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टॉप ये 1 होना चाहिए इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। और जैसे ये 1 होगा आप यहाँ पे साई की वैल्यू प्लेस करें, साई स्टार की वैल्यू प्लेस करें तो यहाँ पे ये समेशन पार्ट को आप आउटर में नोट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट्स उनको भी आउटर में नोट करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस फाई जे स्टार फाई आई डी टॉप मस्ट बी 1। अब आपको ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन बताया हुआ, ये इंटीग्रल वैल्यू क्रॉनिकल डेल्टा बनेगा। इस स्टेप तक तो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो आप ड्राफ्ट नोटेशन और फंक्शन पार्ट में चेक कर लीजिए, चेंज हो रहे थे। बट जो लास्ट रिजल्ट आएगा इसके आगे का स्टेप समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे सी जे स्टार सी आई क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1, ये इससे मैच करता है। और जब मैच करेगा तो ये लास्ट वैल्यू चाहे फंक्शन पार्ट पे दिया हो चाहे ड्राफ्ट नोटेशन में रिजल्ट दिया हो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर के सम में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सुपरपोजिशन का पार्ट नहीं था, सुपरपोजिशन थ्योरम का पार्ट नहीं था, बट आगे कहीं ये प्रॉब्लम के इंटरमीडिएट स्टेप्स बनेंगे, किसी पोस्टुलेट्स में ये टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आपको ये पहले ही मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बाकी फर्स्ट पोस्टुलेट इस स्टेप पे कंप्लीट हो गया। तो बीच में कहीं कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी नेक्स्ट पोस्टुलेट से पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके इंटरमीडिएट में बताना पड़ता है। तो मैंने पहले ये स्टेप आपको हिंट कर दिया, जब रिक्वायर्ड होगा तो अप्लाई करिए। एक पार्ट और आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको 2 फंक्शंस इन कैट नोटेशंस के टर्म्स में फाई 1 फाई 2 नोटेशंस थे सीरीज में नोट किए हुए हैं, समेशन ओवर आई सी आई या ये टर्म मान लीजिए ए आई फाई आई, ये साई 1 दिया है और एक साई 2 दिया है, ये फिर से सीरीज में है। ये कैट वेक्टर्स आपको डिफाइन किए हुए हैं, बट जनरली इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये कैट वेक्टर नोटेशन सेम है, बेसिस वेक्टर सेम है, बट जो कोफिशिएंट्स हैं वो जनरली 2 डिफरेंट कैट वेक्टर्स में चेंज हो सकते हैं। अब दीज 2 का आप ब्रा वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और ब्रा वेक्टर फाइंड करेंगे तो मैंने आपको ये हिंट किया कि जनरली इंडिसेस को आप चेंज करेंगे, स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और कैट वेक्टर चेंज इनटू ब्रा वेक्टर। ऐसे आप साई 2 पार्ट के लिए समेशन ओवर जे बी जे स्टार ब्रा वेक्टर फाई जे। अब आपको ये चेक करना है कि साई 1 साई 2 ऑर्थोगोनल है। इफ साई 1 एंड साई 2, ये भी कहीं रिक्वायर्ड होगा प्रॉब्लम में, इफ साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल, जब ऑर्थोगोनल होंगे तो ये ब्रैकेट्स आइदर साई 1 साई 2 और साई 2 साई 1, ये ब्रैकेट 0 बनेंगे। तो पहले भी आपको ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन बताया हुआ है, ड्राफ्ट नोटेशन में इसी की इक्विवेलेंट बनेगा, आप इंटीग्रल पार्ट को ओपन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करें, ये साई 2 कैट वेक्टर है और साई 1 ब्रा वेक्टर है। तो ब्रा वेक्टर आपको कैलकुलेट कराया हुआ है, किसी भी कैट वेक्टर के इक्विवेलेंट ब्रा वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। समेशन ओवर जे
ए जे स्टार बाय वेक्टर ऑफ फाई जे साई टू ये पार्ट समेशन ओवर आई बी आई कैट वेक्टर फाई जे मस्ट बी जीरो समेशन ओवर आई समेशन ओवर जे ए जे स्टार बी आई फाई जे फाई ये टर्म फाई आई ब्रैकेट ये फिर से क्रॉनिकल डेल्टा बन गया और क्रॉनिकल डेल्टा वाले पार्ट से आपको ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन जो बार बार आपको ये ड्राग नोटेशन में कैट वेक्टर में आपको ड्राग वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर ऑर्थोगोनलिटी चेक करना है तो आप चेक करें। जनरली कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं बट ये क्रॉनिकल डेल्टा वाली कंडीशन से आपको ये कंफर्म हो गया कि समेशन ओवर आई ए आई स्टार बी आई इज इक्वल टू जीरो। आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का फर्स्ट कोफिशिएंट अनदर के फर्स्ट कोफिशिएंट में कोई जिसका आपने ड्राग वेक्टर लिया है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है अनदर एज सच है। तो आप चेक करिए यहाँ पे मैंने साई वन ड्राग वेक्टर लिया था तो साई वन के कोफिशिएंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है और साई टू के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट एज सच मल्टीप्लाई करना है और सम करके जीरो करना है। अब इसको डायरेक्ट नोट कर सकते थे इसी स्टेप से। साई टू का ड्राग वेक्टर है तो समेशन ओवर आई साई टू के कोफिशिएंट थे बी आई बट ड्राग वेक्टर में कोफिशिएंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आता है। साई वन का कैट वेक्टर है और साई वन के कोफिशिएंट्स हैं ए आई ये एस एच इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चाहे ये पार्ट को जीरो करें चाहे ये पार्ट को जीरो करें दोनों से रिजल्ट सेम है। ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कैसे आपको सीरीज में नोट करना है सुपरपोजिशन के लिए वो आपको यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। सिमिलर स्टेप है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए 1 लेके चल रहे थे और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए 0 लेके चल रहे हैं। अगर ड्राग नोटेशन के स्टेप्स आते हैं ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली न्यू कांसेप्ट मैंने आपको अलर्ट रहने के लिए बोला है कि जब कैट वेक्टर में जो समेशन इंडिसेस दिया है तो आप यहाँ पे जनरली इंडिसेस को चेंज करके बात करते हैं। सर इसको थोड़ा समझा दीजिए इससे किस स्टेप पे डाउट है बता दीजिए। ये जो आपने ब्राह्मण जब चेंज किया सब जे लिया उसको थोड़ा समझा। देखो अगर आपको कहीं पे साई वन दिया है C1 फाई 1 और C2 फाई 2 ये ड्राग नोटेशन में ही मैंने नोट कर दी। अब इसका ड्राग वेक्टर लिए तो ये C1 स्टार फाई 1 प्लस C2 स्टार फाई 2 ड्राग वेक्टर। अब अगर यहाँ पे आप ये सेम इंडिसेस ले लें इस सीरीज से आप चेक करते हैं तो ये ब्रैकेट वैल्यू जो आप फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो ये डिफरेंट ब्रैकेट टर्म्स जीरो बन जाते हैं। अब आप इसको प्रोडक्ट करिए साई से ब्रैकेट को तो यहाँ पे 4 टर्म्स मिलेंगे। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 टर्म्स की C1 मॉड स्क्वायर फाई 1 अभी मैं ब्रैकेट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इनको फाई 1 फाई 2 के ब्रैकेट्स क्या हैं या फाई 1 ब्रैकेट्स क्या हैं। तो जब ड्राग नोटेशन के स्टेप्स फॉलो करते तो 4 टर्म्स मिलेंगे आपको 4 ब्रैकेट्स बनेंगे C1 स्टार C2 फाई 1 फाई 2 प्लस C2 स्टार C1 फाई 2 फाई 1। ड्राग नोटेशन से ये 4 ब्रैकेट्स बनेंगे। अगर आप सेम इंडिसेस ले लेते तो आपको सिर्फ 2 ही टर्म तो इसलिए ऑल टर्म्स इंक्लूड हो जाए मैंने देखो अनम्यूट है उससे ठीक हो रहा है। तो अगर आप सेम इंडिसेस ले लेते जो समेशन इंडिसेस यहाँ पे आई है अगर आई अब ड्राग वेक्टर में भी आई लेते तो जनरली आपको 4 टर्म्स नहीं बनते सिर्फ 2 ही टर्म बनते। तो 2 टर्म बनने से जब ये टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे तब वो स्टेप आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही आप हैबिट में लाइए कि करेक्ट स्टेप क्या है। जहाँ ये 0 बन रहा है एक्सक्लूड हो गए जब ये 1 बन रहा है तो C1 C2 में कन्वर्ट होगा। तो मैंने हिंट किया कि जब भी आपको सीरीज में टर्म हो लाइक दिस टर्म्स हो या इस तरह से नोटेशन समेशन का कोई नोटेशन दिया हो तो कोशिश करें कि आप समेशन का इंडिसेस फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए ड्राग वेक्टर के लिए चेंज कर दीजिए। चेंज करेंगे तो करेक्ट स्टेप होगा ऑल टर्म्स आ जाएंगे। बाकी आपको ड्राग नोटेशन में आपको ये हिंट किया हुआ कि क्या पार्ट लेफ्ट में है क्या पार्ट राइट में है। अपनी चॉइस से कैट नोटेशंस में ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे स्केलर्स से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं वही पार्ट मैंने किया है। ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन ड्राग नोटेशन में फंक्शन नोटेशन में आपको मैंने नोट कर दिया फिर से वो अप्लाई किया हुआ है। तो यही चाहे वो ये आप एनालॉजी कर सकते हैं चाहे कैट नोटेशन में हो चाहे फंक्शन नोटेशन में हो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन आप इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मैं ये पार्ट को फिर से रिपीट नहीं कर रहा इस पार्ट को फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ बट लास्ट कंडीशन फिर से आपको इसी फॉर्म में बनेगा ऑर्थोगोनलिटी के लिए। अगर ये फंक्शन का सुपरपोजिशन होता साई 1 साई 2 तब ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे ओनली इंक्लूड हो रहे हैं वो कोफिशिएंट्स को प्रोडक्ट करके सम करके 0 करेंगे। बट प्रोडक्ट कैसे कर जब कोफिशिएंट्स जनरली कॉम्प्लेक्स हैं तो जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया है या आपने ड्राग वेक्टर लिया है उसके कोफिशिएंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंक्लूड करना है। प्रोडक्ट दोनों का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है यहाँ पे कोई एक का एसएच कोफिशिएंट्स हैं और अनदर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वो आप दोनों कंडीशन पे चेक कर सकते हैं। सर मुझे लगा था कि आपने बेसिस चेंज कर दिया शायद ट्रांसफॉर्मेशन करके जे लिख दिया था। भाई खुद से मत सोचिए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है यहाँ पे। यस कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये पार्ट जो लास्ट 2 स्लाइड में मैंने डिस्कस किए हैं वो किसी नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के लिए रिक्वायर्ड थे तो पहले ही आपको ये हिंट कर दिया। सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे भी चाहे तो पोस्टुलेट वर्ड लिख देंगे पोस्टुलेट 1 ये नंबर हो गया और ये इसका नेम है पोस्टुलेट का। पोस्टुलेट 2 अब इस पोस्टुलेट का नेम ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। जो
जो वर्ड है ऑब्जर्वेबल, मैंने पहले भी शायद इसको इंटरप्रेट किया होगा, ऑब्जर्वेबल में जिसको आप लेबोरेटरी में ऑब्जर्व कर पाएं, और जब लेबोरेटरी में ऑब्जर्व सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी उनको कर सकते हैं जो रियल वैल्यूज आएंगी। तो इसीलिए किसी भी ऑपरेटर को, सॉरी किसी भी ऑब्जर्वेबल को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटर से, तो उसकी कंडीशन है कि रिजल्ट्स रियल आने चाहिए। इट मींस उसको हर्मिशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आपको रियल बताया था। तो जनरली जो हिल्बर्ट स्पेस है वहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपको ये पार्ट कंडीशन में पता होना चाहिए कि हमें ऐसा ऑपरेटर लेना है जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हों, बट उसकी आइगन वैल्यूज रियल होनी चाहिए। फॉर ए डायनामिकल वेरिएबल और ऑब्जर्वेबल, कोई ऑब्जर्वेबल ए नोटेशन से ले रहे हैं, जैसे मोमेंटम है, एनर्जी है, सब ऑब्जर्वेबल है। फॉर एन ऑब्जर्वेबल ए या ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एन ऑब्जर्वेबल ए ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, माइक ऑफ कर दो यार। खुशी अपना माइक ऑफ कर दो। एन ऑब्जर्वेबल ए ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हर्मिशियन ऑपरेटर। जो भी ऑब्जर्वेबल आपको मेजर करना होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेटर चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टेट जो फर्स्ट पोस्टुलेट से आपने नोन हो गया उस पर अप्लाई करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर, तो किसी ऑब्जर्वेबल को किस टाइप के ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो ये पोस्टुलेट बताएगा। तो ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज रियल आनी चाहिए, रियल होती हैं, इसलिए हमें ऐसा ऑपरेटर यूज करना है जिसकी आइगन वैल्यूज रियल आए। तो एन ऑब्जर्वेबल ए ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए नोटेशन ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में जस्ट मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट नोट कराया, बट आपको मोर इन्फॉर्मेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नोन हो गई, जैसे ही हर्मिशियन ऑपरेटर का वर्ड है। हर्मिशियन ऑपरेटर सेपरेटली आपको डिस्कस किया है, तो दैट टाइम पे जो भी पॉइंट्स हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग बताएं, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन पे कंडीशन, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे यूज हो गए। वो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हर्मिशियन ऑपरेटर फिर से आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट 3, measurement and eigenvalues of an operator. थर्ड, जब आपको स्टेट, फर्स्ट पोस्टुलेट से स्टेट पता है, चाहे सिंगल स्टेट हो चाहे सुपरपोजिशन फॉर्म में हो। सेकंड पोस्टुलेट से आपको जो ऑब्जर्वेबल मेजर करना था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर पता है। अब थर्ड पोस्टुलेट आपको ये आइडिया देगा कि आप कैसे स्टेट से उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल को मेजर करेंगे और मेजरमेंट के रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, आप उस स्टेट पे ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट द मेजरमेंट of an observable A in state cat of psi, जो स्टार्टिंग में मैंने नोटेशन यूज किया था, ये आपको स्टेट यूज करना है यहाँ पे, और ये आपको स्टेटमेंट रेफरेंस के लिए है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में जो पॉइंट्स बताए वो आपको यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिकली पता होने चाहिए। The measurement of an observable A in state cat of psi summation over I ci phi n is represented by the action of an operator A cap on state cat of psi। कैसे मेजर करना है कि cat of psi पे हर्मिशियन ऑपरेटर जो आपने एज्यूम किया A cap, उसको ऑपरेट करना है। अब इसी में आपको पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होंगे, द पॉसिबल आउटकम, कहीं वर्ड यूज करेगा कहीं रिजल्ट। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट, जब भी आपको कोई स्टेट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली आपको यही रहेगा, इसलिए स्टेटमेंट को मैंने नोट कर दिया, पॉसिबल आउटकम और पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। तो इस स्टेट पे आपको ऑपरेटर को ऑपरेट करना था, ए कैट ऑफ साई, ए समेशन ओवर आई सी आई फाई आई। अब ये सीरीज ओपन करेंगे, C1 कैट ऑफ फाई 1, C2 कैट ऑफ फाई 2, C3 फाई 3,
तो इंटरमीडिएट टर्म मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया Cn phi n। अब ये ऑपरेटर इंडिविजुअल स्टेट पर ऑपरेट होगा। C1 ऑपरेटर A phi 1, C2 ऑपरेटर A phi 2, C3 ऑपरेटर A phi 3, Cn ऑपरेटर A phi n। लाइक दिस आप इसको ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे स्टेट पे। अब सपोज सिस्टम फर्स्ट स्टेट में है, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेबल ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो दैट टाइम पे सपोज सिस्टम phi 1 में था और सिस्टम phi 1 में होगा तो ये टर्म कंप्यूट करेगा। ये phi 1 phi 2 phi 3 ऑपरेटर की आइगन फंक्शन है। ये कैट ऑफ साई ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, आइगन कैट हो भी सकता है और नहीं भी, बट यहाँ पे थिंक करके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नोटेशंस हैं ये मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन कैट्स हैं, आइगन फंक्शन है। इट मींस यहाँ पे आइगन वैल्यू कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर कोई ऑपरेटर आप phi n पे ऑपरेट करते हैं, अगर वो आइगन फंक्शन है तो आइगन फंक्शन फॉर्म सेम रहता है और कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट आइगन वैल्यू होता है। ये ऑपरेटर ए का आइगन कैट है और आइगन फंक्शन है, आइगन कैट ऑफ ऑपरेटर ए एंड an इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो जब सिस्टम phi 1 में होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू बनेगी, n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने 1, तो ये a1 बनेगी आइगन वैल्यू इस स्टेट में। तो आप जब ऑब्जर्वर स्टेट को इसको ऑब्जर्वेबल को मेजर कर रहा है और सिस्टम phi 1 में है तो उसको रिजल्ट बनेगा मेजरमेंट का a1। सपोज फिर से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेबल को ऑब्जर्व किया और दैट टाइम पे सिस्टम phi 3 में था तो दैट टाइम पे मेजरमेंट का रिजल्ट बनेगा a3। जो ऑब्जर्वेबल की आइगन वैल्यूज होंगी, जो ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज होंगी, चाहे जितने टाइम ऑब्जर्वर इस स्टेट में दैट ऑब्जर्वेबल को मेजर करे, पॉसिबल रिजल्ट्स जो होंगे वो a1 a2 a3 an ही होंगे। इट मींस जो ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज हैं उन्हीं में से रिजल्ट्स आते रहें, चाहे वो रिपीट हो जाए चाहे वो वन टाइम मिले, वो डिपेंड करेगा दीज कोफिशिएंट्स पे C1 C2 C3 पे, बट होंगे a1 a2 a3 a4। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें कि आप को स्टेट दिया हुआ है, मैं फंक्शन पार्ट से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फंक्शन पार्ट पे आप थोड़ा इजीली रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि अब जो पहले क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है मोस्टली जो सिस्टम्स आप पढ़े थे फंक्शन पार्ट से ही पढ़े थे। अगर आपको ये फॉर्म दिया होता, यहाँ पे भी एक पार्ट ले रहे हैं n पाई h क्रॉस बाई l, ये फॉर्म ले लिया। अब ये और आपको सिस्टम के रिगार्डिंग मोमेंटम मेजर करना है, तो ये ऐसा फॉर्म मोमेंटम का आइगन फंक्शन नहीं है, बट ये स्टेट इसके इक्विवेलेंट आपको दे दिया। अब मोमेंटम ऑपरेटर अब p दैट इज माइनस i h क्रॉस d बाई dx लेंगे। अब यहाँ पे इसको जब नोट करेंगे तो ये मोमेंटम के आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, a एक्सपोनेंशियल i पाई x बाई l माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i पाई x बाई l बाई 2i, ये फॉर्म बन गया। अब इस a एक्सपोनेंशियल टर्म को आप ले रहे हैं psi 1 या phi 1 और 1/2i sh और माइनस 1/2i ये phi 2 ले रहे हैं। जब आप ऑपरेटर मोमेंटम मेजर करेंगे तो मोमेंटम ऑपरेटर को psi x को ऑपरेट करेंगे, 1/2i sh मोमेंटम ऑपरेटर phi 1 का ऑपरेट होगा, 1/2i sh मोमेंटम ऑपरेटर phi 2 का ऑपरेट होगा। अब ये जो फॉर्म है ये मोमेंटम का आइगन फंक्शन है। जब इस स्टेट में सिस्टम होगा phi 1 में होगा तो आप यहाँ से डिफरेंट मेथड बताएं मोमेंटम की आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ से प्लेन वेव है, प्लेन वेव से यहाँ पे आइगन वैल्यू बनेगी पाई h क्रॉस बाई i और इस स्टेट में आइगन वैल्यू बनेगी माइनस पाई h क्रॉस बाई। तो सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को आप चाहे जितने टाइम मेजर करें, ऑब्जर्वर इस स्टेट में मोमेंटम को कितने टाइम भी मेजर करें, ये या तो वैल्यू पाई h क्रॉस बाई l बनेगी या माइनस पाई h क्रॉस बाई l, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं बनेगी। कहीं पे पाई h क्रॉस बाई ट्वाइस l नहीं बनेगी इस स्टेट के लिए, कहीं पे 2 पाई h क्रॉस बाई l नहीं बनेगी। इट मींस दीज टू वैल्यूज के अलावा कोई और रिजल्ट नहीं बनेगा मेजरमेंट का, ओनली दीज टू वैल्यूज ही रिपीट हो सकती हैं जितने टाइम भी आप मेजर करें। तो वो ये पोस्टुलेट आपको बताता है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स आपको बताएं इसी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग विद दीज पॉइंट्स। तो थर्ड पोस्टुलेट्स आपको क्या बताएगा वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। अभी पोस्टुलेट्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसी में जब सिस्टम को मेजर कर रहे होंगे तो मेजरमेंट से पहले स्टेट सिस्टम का साई है, स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा वो आपको भी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि व्हाट इज द स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट। तो अभी यहाँ पे सम पोस्टुलेट्स और भी हैं, इनमें कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताने हैं। ये आपको भी एग्जांपल वाइज बताया था कैसे आप इस पोस्टुलेट को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। इसी में आगे फाइंड करेंगे स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट ब्रेक के बाद। स्टेट इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, वो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 स्लाइड्स हो गई सर आपने ना एक डीजनरेट एंड एक नो डीजनरेट केस कराया था पहले लास्ट क्लासेस में, तो सर ये ना उसी के इक्विवेलेंट है क्योंकि वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सुपरपोजिशंस बनते हैं उसमें से मतलब कुछ है ना ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर psi 1 psi 2 नहीं हुआ तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक साई बनेगा। आप टू केस को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं सर वही कंफ्यूजन हो गया है। वो कांसेप्ट तब है जब आप टू ऑपरेटर्स का रेफरेंस लेके चल रहे हो। आइगन वैल्यूज तो डीजनरेट नॉन डीजनरेट अकेले ऑपरेटर के लिए भी हो सकती हैं। वहाँ पे जो मैंने आपको
अभी एक दो लेक्चर पहले जो आपको बताया है कि कंस्ट्रक्ट करते टाइम हमें इनफाइनाइट सुपरपोजिशंस में से कुछ सुपरपोजिशन सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, वो कब आया? जब ऑपरेटर के कम्यूटेशन कंडीशन को अब जा रहा है, और कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, एटलीस्ट 2 ऑपरेटर चाहिए। यस सर। अब आपको मैं इसी प्रॉब्लम में नहीं डिजेनरेसी सर, का उस टाइम मेरा आपने ये एग्जांपल जो था ना चाहिए ये आगे आएगा, तो आप उस टाइम को रेफरेंस लेके डाउट पूछ रहे हैं, तो भी तो ये अभी आगे आने वाला है, उसका डाउट हट जाए। ओके सर, ओके। और सर एक और है ना, आपने एक है ना जब वो ड्रा और केट का जो वो दिया था ना डेफिनेशन, तो उस टाइम आपने वो मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर साई कोमा साई और फिर इंटीग्रेशन ऑल स्पेस साई स्टार साई डी वो आपने बताई थी डेफिनेशन। पहले की बात करें या अभी की बात करें? सर पहले की। तो सर इतना दिन याद रहेगा? नहीं सर, तो आप एक बार लिख लो, मेरे को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपने सारे लेक्चर अटेंड किए इस बार के? हाँ सर। हाँ बताइए फिर से क्या बोले? सर वो है ना ब्रैकेट में साई कोमा साई, नहीं सर ये केट में, तो इसमें नहीं, उसमें हाँ हाँ इसमें बोलिए। सर ये इसके इक्वल आपने बताया था इंटीग्रेशन ऑल स्पेस साई स्टार साई। हाँ जी, बोलिए। सर जब आपने फिर है ना हर्मिशियन उसकी डेफिनेशन दी ये थी ना। दोनों पार्ट बताए मैंने, और अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपका डाउट जो आप पूछ रहे हैं, हाँ अगर वो अभी भी नहीं हटा तो आप कंसंट्रेट होकर नहीं सुनते हैं। मैंने ये चेक करी, जब हिल्बर्ट स्पेस स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये हिंट किया कि अगर कोई ऑपरेटर है तो इस डैगर का मतलब है इसका ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स होंगे। सर मुझे यही पूछना था कि जैसे अगर उसमें पहले सुन लीजिए, ओके ओके इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर लें फिर ट्रांसपोज कर लें। अगर कोई स्केलर है, स्केलर को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर कहीं पे आपको 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है और ये एलिमेंट है ए, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करिए और ट्रांसपोज करिए, डैगर फाइंड करिए, क्या पार्ट बनेगा? यही एग्जांपल आपके टाइम पे भी दिया होगा, यही एग्जांपल मैंने इस बार भी दिया है। ये ए स्टार बन गया, बट इसमें क्या ट्रांसपोज के लिए कोई ऑपरेशन बचा? नहीं सर। जब 1 रो 1 कॉलम है तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, और डैगर आपको बताया कि ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, और जब ट्रांसपोज एलिमिनेट हो रहा है तो स्केलर में ये डैगर का ऑपरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओनली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में। यही बताया इस बार भी आपके टाइम पे बताया होगा। जब साई को यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये स्केलर फंक्शन है, तो यहाँ पे चाहे इसको डैगर लिख लो चाहे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख लो, क्या डाउट हुआ? सर हाँ बस यही पूछना था कि अगर हिल्बर्ट स्पेस में लेंगे तब तो वो मतलब ट्रांसपोज होगा। हिल्बर्ट स्पेस में लेंगे तो इंटीग्रल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली खुद से रिजल्ट देता है ब्रैकेट का। अच्छा ओके सर एक चीज सर, इधर सर जो पोस्टुलेट्स है, इससे पहले आपने एक प्रॉब्लम किए थे मैट्रिक्स का प्रॉब्लम, उसमें लैम्डा इक्वल टू -5 के लिए 5 के लिए 2 आइगन फंक्शन आ रहे हैं, पर हम लोग सर एक ही क्यों ले रहे हैं? उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन करके दो क्यों नहीं जब लेते? नॉन डिजेनरेट केस है तो या तो मैंने डेफिनेशन डिजेनरेसी का गलत बताया, नॉन डिजेनरेट केस में तो एक ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा, दो कैसे आ जाएंगे इंडिपेंडेंट? आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैंने तो एक ही बताया है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हम लोग एक ही लेते हैं। अच्छा लेते नहीं आएगा, ये बाकी सारे डिपेंडेंट बनेंगे। सर क्वेश्चन पहले इनका क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूं मैं, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। आप ये देखिए -5 के लिए मैंने ये ड्राइव आपको phi2 का फॉर्म डिस्कस किया हुआ है। अब आपको बताइए इस b + -c में इसके अलावा कोई रिलेशन है b और c का? नहीं सर। जो पूछ रहे थे, हाँ सर। जब इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है तो आपके कैसे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए? आप इसमें कोई आपके अकॉर्डिंग क्या फंक्शन आया ना वो बताइए, जिसको आप कह रहे थे कि हम एक ही ले रहे हैं दूसरा नहीं ले रहे हैं। आप बताइए। तो मेरा आ रहा था 0 -1 1 0 -1 1। जब मैंने बोला कम से कम 3 or 4 टाइम्स बोला होगा, ये सुना थे आप कि b को आप प्लस ले रहे हैं तो c माइनस हो गया, और जब b को माइनस लेंगे तो c प्लस हो जाएगा, ये बोला था, रिकॉल हुआ? ओके सर मैं हाँ ओके सर ठीक है सर। अब आप ये बताइए, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जो आपने बताया ये सेम बन गया। हाँ सर। ये जो phi2 था आपका वाला phi2 को मैंने phi2 डैश लिख दिया, तो आप इसको -phi2 लिख रहे हो नहीं? अब आप बताइए डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो आप तो इंडिपेंडेंट बता रहे थे इसको। नहीं सर ओके सर। सर एक चीज सर हम लोग से पूछा जाता है जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करती है, बट व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्टुलेट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोस्टुलेट्स? सर इसका क्या आंसर होना चाहिए? मैं इंटरव्यू में पूछा आपसे। यस सर। सिग्निफिकेंस तो हम कोई डेफिनेशन का बताते हैं, जैसे साई मॉड स्क्वायर क्या डिफाइन करेगा? पोस्टुलेट तो नेम है सर, यानी पोस्टुलेट बेसिक कांसेप्ट्स जिनको हम लेकर ही पूरी क्वांटम बना रहे हैं। हाँ जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे इंडिविजुअल पोस्टुलेट्स की हम बात करें तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स, ये स्टेट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वो तो मैं बता सकता हूँ, स्टेट। बट स्टेट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे थे कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई से आप इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं ना। ओके सर। अब इसके आगे जैसे एक पोस्टुलेट आएगा प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम, तो इसके नेम में ही क्या बता रहा है वो लिखा हुआ है साफ साफ। सर प्रोबेबिलिटी क्या है उसके रिजल्ट की? हाँ जी देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट का मैंने स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया, जी। सेकंड पोस्टुलेट है ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर के रिगार्डिंग। जी सर। ठीक है। जी। थर्ड में कैसे मेजर कर रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आएंगे, ऑटोमेटिकली पता है कि मेजरमेंट करेंगे तो आइगन वैल्यू बनेगी। जी सर। अब इनमें जो कोई डेफिनेशंस आ रही हैं उनको फिजिकली सिग्निफाई करोगे, अभी तो कोई डेफिनेशन नहीं बनी, सिर्फ साई की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, एक सिग्निफिकेंस ये हो सकता था कि ये क्या बताएगा कि है, तो ये तब पता चलेगा कि आइगन वैल्यू है, जब ये मोमेंटम ऑपरेटर है तो ये मोमेंटम की आइगन वैल्यू है। ओके रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है सर प्लीज थोड़ा एक लास्ट वाले क्वेश्चन पे आइए क्या, इधर पे ही सर। सर यहाँ पर आपने जो
मोमेंटम निकालने के लिए इसको दो स्टेट्स का सुपरपोजिशन के फॉर्म में दिखाया है, इसमें हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, तो सर इसमें अनसर्टेनिटी होगी ना सर, मोमेंटम मतलब डेल्टा पी तो एग्जिस्ट करेगा ना सर इसका? तो इससे डेल्टा पी का डाउट कहाँ हो रहा है? सर ये जो मैंने ऐसा बोला, आपने मैंने साइन, ऐसा कुछ बोला कि डेल्टा पी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी इस केस में? सर अभी बता रहा हूँ सर जो साइन पाई एक्स बाई एल जो है ये सर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। पूछना क्या चाह रहे हो और ये सर बताओ पहले। सर ये Doubt क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम और ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं ना सर, हाँ, तो सर इसमें मतलब आपने बताया था आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। क्या ये मोमेंटम का तो आइगन फंक्शन है? नहीं सर, बट इसको हम कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं ना सर, दो का यूज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो तभी तो ये फॉर्म नहीं बन गए। अब यहाँ पे बताओ, ये अगर ये पार्ट दिया है तब इसमें अनसर्टेनिटी आएगी? नहीं सर, जब दोनों को इकट्ठा करोगे, कोई एक ही करोगे ना टाइम पे। अच्छा ठीक है, समझ लीजिए। जब आप ये आइगन फंक्शन ले रहे हो तो दोनों आ रहे हैं जब ये ले रहे हो, बट ये काइनेटिक एनर्जी का Yes, आइगन फंक्शन है, वो मोमेंटम का नहीं होगा, ये पहले बताया हुआ। तो यहाँ पे डिजेनरेट केस है काइनेटिक एनर्जी के लिए, यस सर, ठीक है? तो एक और Yes, आइगन फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। यस सर, डिजेनरेट केस में टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे ना, तो काइनेटिक Yes, एनर्जी का sir. एक और आइगन फंक्शन लेना पड़ेगा। जब उसका सुपरइम्पोज करोगे तो कोई एक स्टेट बनी पहले, उस स्टेट में मेजर करो। अब आप देखो कि दोनों को मेजर साइमल्टेनियसली कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यस ठीक है? यस। और पूछना है किसी को? हेलो सर। हाँ जी, सर जो पोस्टुलेट 1 करवाया था उसके लास्ट में जो वो सब दो समेशन थे इकट्ठे, हाँ जी। वो थोड़ा सा बताना कैसे थे कैसे। सर ये लास्ट वाला इधर, हाँ जी बोलिए। ये नहीं सर, वो अभी स्लाइड दिखाई थी पोस्टुलेट 2 से पहले लास्ट में, बिल्कुल लास्ट हाँ जी बोलिए। में ये सर, ये लास्ट एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि दीज फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, या दीज कैट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, या कोई कैट वेक्टर दिया उसके ऑर्थोगोनल कैट वेक्टर निकालिए, क्या होगा? या आपसे पूछा जाए कि किस कंडीशन में ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो वहाँ पे जो ऑर्थोगोनलिटी की बात आ रही है, तो एटलीस्ट 2 कैट वेक्टर चाहिए हमें। ये सर। तो आप बार बार ये मैथमेटिक्स ना पे ना सॉल्व करें कि कैट वेक्टर से ब्रा वेक्टर फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना। उसको इजी करने के लिए मैंने ये बता दिया कि जैसे हमें ये 2 कैट वेक्टर्स दिए हैं तो इनके कोफिशिएंट्स हमें पता चल गए, और इनको पता चल गए तो हम ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं, these कंडीशंस। अब इन जो मैथमेटिकल स्टेप्स मैंने बताए हैं उनमें किसी में डाउट है तो आप बताइए। ये सर क्यों मैंने फॉलो किए वो मैंने बता दिया, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमें कैट वेक्टर्स दिए थे psi 1 psi 2, ये मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं इस फॉर्म में। आपको सुपरपोजिशन ऑफ कैट वेक्टर्स के फॉर्म में कोई कैट वेक्टर्स डिफाइन हो सकते हैं प्रॉब्लम में, उनके लिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये स्टेप्स बताए। किस स्टेप में डाउट है वो बता दीजिए। सेकंड लास्ट में सर जो आपने लास्ट वाला कैसे लिखा सर, दोनों आई में आ गया ना ऊपर, ये पार्ट, इसके नीचे वाला, इसके नीचे। ये आप देखिए, ये जो टर्म है या तो स्केलर है या समेशन नोटेशन है, वो पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, समेशन ओवर आई, और ये भी आई। अब ये ब्रैकेट बन गया 5j 5i। सर इसके नीचे नीचे लास्ट मैं में वही बोल रहा हूँ, ये 5j 5i क्लियर हो रहा है। यस सर, अब हम ये मान के चल रहे थे कि ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल है, ये कंडीशन पता है। यस सर, तो ये मैंने आगे 5j 5i ब्रैकेट या 5i 5j ब्रैकेट एक नॉनिक का डेटा लिख दिया है। यस सर। अब बताइए आगे। सर ये नीचे वाला इसके बाद कैसे है? ये सर हम इन 2 समेशन में से, इन 2 समेशन में से कोई एक समेशन ओपन कर लो, या तो समेशन ओवर i ओपन कर लो या समेशन ओवर j ओपन कर लो। तो ये डेल्टा आई जे वैल्यूज कब नॉन जीरो बनेगा, वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो जब एक ही टर्म प्रेजेंट है तो उसमें समेशन की जरूरत पड़ी क्या? तो 2 समेशन में से एक ही समेशन रहा जो आपने नहीं ओपन किया था, और उस समेशन में भी आपको ये पता है कि i इक्वल टू j बनेगा, और जब i इक्वल टू j बनेगा तो ये आप चेक करिए दोनों इंडिसेस में सेम ले लीजिए। अब चाहे j वाले को ओपन करो चाहे i वाले को ओपन करो, ठीक है? सर एक चीज सर, वो सर पहले जो मैडम ने आपको क्वेश्चन किया था ना, जो डॉक्टर रुचित श्रीवास्तव से, तो उनका क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, तो उनका क्वेश्चन समझा नहीं मतलब, और आंसर भी नहीं। इस तरह का क्वेश्चन था, मतलब पहले जो मैम ने आपको क्वेश्चन किया था ना, एक क्या क्वेश्चन था कुछ तो बता दो। जो पोस्टुलेट के बारे में, मतलब उनका क्वेश्चन ये था कि उनसे इंटरव्यू में इस तरह का पूछा जाता है कि पोस्टुलेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उनके मीनिंग्स क्या है, इस तरह का कुछ बोल रहे थे। पर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि हम साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ते, साई मॉड स्क्वायर को फिजिकली सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने उनको ये हिंट किया कि हम ऐसा कोई फॉर्मूला दिया है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम ये बताते हैं कि जो डेफिनेशंस हमने पहले पढ़ी हैं उनको किस डेफिनेशन में सिग्निफाई कर सकते हैं, इट मींस ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो उनके अकॉर्डिंग तो एक ही बात था, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग। बट अब आप ये बताइए कि सारे पोस्टुलेट्स का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पोस्टुलेट नंबर के हिसाब से मैंने उनका नाम नोट किया हुआ है कि वो पोस्टुलेट्स किसके बारे में बताएगा, तो आपको यहाँ नेम से पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके इनसाइड में कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन आएगा, ठीक है, तो उस टाइम को फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत पड़ेगी, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे कहीं आपका ये देखिए यहाँ पे साथ के साथ नाम लिखे हुए हैं, ऐसे नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आएंगे कि प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी को बताएगा होगा। अब प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसको हम क्यों प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। उनको जैसे ये था कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था जिसने पूछा कि हमें पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स की नीड क्या है, तब तो हम रिप्लाई कर सकते थे। सर वही सर बता दीजिए। साथ ही पोस्टुलेट्स का नेम है तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, तो जो नीड है, ये नीड आप बता दीजिए। तो नीड मैंने भाई शुरुआत करते टाइम ही बताया, क्वेश्चन उठने के बाद आंसर नहीं होना चाहिए, मैं पहले क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना।
मैं आप जो क्वेश्चन किसी और ने उठाया उससे क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। मैंने इस पोस्टुलेट स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट मैंने बताया, वो क्या बताया था बताइए। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था कि हमें इन पोस्टुलेट्स की नीड क्या है, यही बताया था। हाँ सर ओके सर। 5 क्वेश्चन राइज किए, उन 5 के आंसर हम कर रहे हैं पोस्टुलेट से, ठीक है। सर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हाँ जी जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं थे, जी। उसमें अगर हम सर रो ऑपरेशन करें R2 3 को एक्सचेंज कर दें और सर ये डायगोनलाइज कर दें इसको, तो सर इसका नया आइगन फंक्शंस बन जाएगा ना। डायगोनलाइज करने के लिए तो आप इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बेसिस चेंज करेंगे, बेसिस चेंज करेंगे तो जो इसके आइगन फंक्शन है वो उस बेसिस में आएंगे जिसमें आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म तो चेंज हो ही जाएगा। यस सर। इसको सर R2 और R3 को आपस में अगर एक्सचेंज करें तो फिर डायरेक्टली ये डायगोनलाइज हो जाएगी ना। तो ऐसा करने से क्या मैट्रिक्स जो रिजल्ट दे रहा है वो सेम देगा? नहीं सर, अलग रिजल्ट देगा। तो किसी अनदर को पार्ट क्यों हम ट्रांसफॉर्म करें भाई इसको? बट सर डायगोनलाइज हो जाएगी ना मैट्रिक्स, तो देखते ही पता चल जाएगा। फिर वही बात, आप ही बताइए क्या क्या सारे ऑब्जर्वेबल डायगोनलाइज ही लिखने हैं, क्या ऐसा है? नहीं सर। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसके आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं, आपको ये थोड़ी कहा कि डायगोनलाइज करके आप आइगन फंक्शंस निकालिए। आपको इस फॉर्म के लिए आइगन फंक्शंस निकालने हैं, आपको इस फॉर्म के लिए आइगन फंक्शंस निकालने हैं। बट सर अगर संभव सर अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और संभव हम उसे डायगोनलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इजीली उसका आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं सर डायरेक्टली। रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, जिस बेसिस को स्पेसिफाई कर दिया उसी बेसिस में रिजल्ट निकालना है। यस सर। आपको पोजीशन वेक्टर आप सबसे पहले कितनी बार यूज करते आ रहे होंगे? क्या सारे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स सेम आते हैं? नहीं सर। बोलिए। नहीं सर। नहीं आते ना, तो नहीं आते। आपको बताना पड़ेगा कि किस कोऑर्डिनेट्स की बात, किस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यस सर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर मैट्रिक्स को तो किसी भी मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर सकते हैं। अब जब डायगोनलाइज कर लेंगे तो सभी के आइगन फंक्शन सिंगल सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो करके आ जाने चाहिए थे। यस सर। तो आपको जो फॉर्म दे दिया ये किसी पर्टिकुलर बेसिस में है ना, उसी बेसिस में आपको आइगन फंक्शन सेलेक्ट करना है। यस सर। ठीक है, यस सर। मेजर भी उसी में करना है, नहीं तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। यस सर। मोर देन वन प्रॉब्लम को मिक्स कर देते हैं आप लोग, मोर देन वन कांसेप्ट। मैं एग्जिट कर रहा हूँ।